हेलो दोस्तों, हाय। आपका स्वागत है किचन टू स्पेस चैनल में। किचन टू स्पेस चैनल में आपका स्वागत है। दोबारा से फिर से स्वागत है। आप लोगों को आज मैं फिर श्रद्धा जी के साथ श्रद्धा जी के क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। और पिछले जो प्रीव्यू में प्रोसेसर का कुछ ये पूछना चाहती थी, रह गया था, तो वो प्रोसेसर के बारे में अपना पूछ लीजिए मैम। प्रोसेसर का बेसिक नॉलेज तो आप दे चुके हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है। लेकिन जो प्रोसेसर होता है, सबसे पुराने और नए में लेटेस्ट में क्या अंतर है, कैसे पता करें कि देखिए अच्छा देखिए क्या जो है, पूरा काम चलाओ क्या है। देखिए पहले क्या होता था, अगर हम कंप्यूटर की अगर हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे प्रोसेसर की, है ना, तो वो तो बहुत लंबी है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी है, डीप है, मतलब लंबी है, काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। अगर उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली हमें नहीं लगता कि आप वो जानने में इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री की, कि कंप्यूटर का इजाद किस स्थिति में हुआ, फिर कौन सा कंप्यूटर बना, फिर कौन सा कंप्यूटर बना। आप ये जानने में नहीं, आप मतलब फिजिकली जानना चाहते हो, मतलब तो मार्केट में क्या रहा और हिस्ट्री लोग। किसी को जाननी हिस्ट्री रहेगी, नहीं हिस्ट्री जाननी के है बारे आपको, में है ना, किसी और दिन है ना, बताना। हिस्ट्री आपको नहीं जाननी, आपको मतलब अभी का जानना है, लोग पहले कैसे यूज़ करते थे और अब कैसे यूज़ करते हैं, आपके प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। तो प्रोसेसर पहले ये कौन कौन। समझिए, पहले प्रोसेसर आते थे पेंटियम, है ना, और सेलरॉन और सायरेक्स। ठीक है, जिसमें पेंटियम सबसे महंगा होता था, सायरेक्स और सेलरॉन बीच का होता था, मीडियम कैटेगरी का, और सायरेक्स जो था वो सबसे सस्ता होता था। ठीक है। प्रोसेसर की मैक्सिमम स्पीड होती थी 3.06 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड की थी, ये आती थी। ठीक है ना। तो क्या होगा, जब प्रोसेसर P1 जब आया, है ना, तो हर चीज़ होती थी मल्टीटास्किंग। एक बोलते हैं मल्टीटास्किंग, मतलब आप बिना गाने भी चला रहे हो, आप क्या कहते हैं, म्यूजिक भी एक तरफ सुन रहे हो, और एक तरफ क्या कहते हैं एक्सेल में भी काम कर रहे हो, एक तरफ गेम भी खेल रहे हो, है ना, आप एक तरफ, दूसरी तरफ आप आपने कोई फाइल भी कॉपी होने के लिए लगा रखी है। एक साथ कई सारे काम करने को ही मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है। तो ओएस जो माइक्रोसॉफ्ट था, उसने विंडोज 98 में मल्टीटास्किंग फीचर दे दिया था, कि आप दो तीन काम चार काम इकट्ठे कर कर सकते थे। सकते हैं। विंडोज एक्सपी में तो और ज़्यादा था, मल्टी थ्रेडिंग का भी फीचर था। ठीक है। पर प्रोसेसर तो एक ही होता था ना, एक ही प्रोसेसर सारे काम कर रहा होता था। ठीक है ना। P1 में, P2 में यही रहा, P3 आया, पेंटियम 4 आया, है ना। पेंटियम 4 तक जब आया, तो पेंटियम 4 तक के आने में ये था कि पेंटियम 4 जब तक आया तब तक केवल यही रहता था कि हम लोग मल्टीटास्किंग करते तो थे, कि 10 काम एक साथ कर लेते थे, म्यूजिक एक तरफ छोड़ देते थे, एक तरफ एक्सेल चला लेते थे, एक तरफ फाइल कॉपी होती रहती थी, है ना, एक पेन ड्राइव कॉपी होती रहती थी। तो ऐसा चलता रहता था। ठीक है ना। पर ऐसा नहीं होता था कि, तो हम आपको समझा रहे थे प्रोसेसर्स के लिए, तो सायरेक्स सबसे सस्ता होता था मैम। सायरेक्स के साथ में हमारा क्या रहता था कि सायरेक्स, पेंटियम आया तो पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम। पेंटियम 4, है ना। तो पेंटियम 4 के बाद क्या था कि एक चीज आई, पेंटियम 4 HT टेक्नोलॉजी, हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। HT टेक्नोलॉजी आई। HT टेक्नोलॉजी का मतलब ये था, हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी, कि जैसे ही हम, मतलब जैसे एक बार में हम कई चीज़ें काम कर लेते हैं, है ना, मतलब कई ओएस में काम कर लेते हैं, विंडोज़ में हम कई सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, पर प्रोसेसर तो एक ही होता था। तो हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि वो एक प्रोसेसर नहीं, दो। दो प्रोसेसर, एक प्रोसेसर लगा होता था अंदर, तो आपको शो करता था दो प्रोसेसर के बराबर स्पीड देता था। और स्पीड देता भी था, दिखाता ही नहीं था केवल, एचडी टेक्नोलॉजी में कि केवल दिखाता ही हो, देता भी था आपको स्पीड। आज मुझे कुछ गले में ज़्यादा ही दिक्कत हो गई है। तो वो एच टेक्नोलॉजी में
आपको दिखाता भी था एचटी टेक्नोलॉजी में, हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी में आपको प्रोसेसर उतनी स्पीड देता भी था, डबल प्रोसेसर के बराबर स्पीड देता भी था। हाइपर एचटी प्रोसेसर महंगे होते थे। आगे बात समझ में, तो एचटी प्रोसेसर में क्या खासियत थी कि वो एक प्रोसेसर नहीं, दो प्रोसेसर के बराबर काम भी करता था। तो मतलब अब क्या था, मल्टीटास्किंग प्रोसेसर भी हो गया था। भाई देखिए, हर एक काम के लिए एक प्रोसेसर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो मल्टीटास्किंग प्रोसेसर में भी आने लग गया, हार्डवेयर में भी। अभी तक तो लॉजिकल था, विंडोज में जब था तो लॉजिकल था, फिजिकली तो था नहीं। लॉजिकल काम तो कई एक चीजें हम लोग इकट्ठे खोल सकते थे, खोल सकते है ना, पर फिजिकली तो एक ही प्रोसेसर होता था ना, अंदर अंदर काउंट ऑफ प्रोसेसर तो वही Physical, रहता था। पर एचटी टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, तो वो फिजिकल जो था, है ना, वो फिजिकल में हो गया, वो भी मल्टीटास्किंग हो गया, प्रोसेसर भी, है ना, फिजिकल रूप में मल्टीटास्किंग हो गया। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेसर दो प्रोसेसर के बराबर काम करने लग गया। तो मतलब अब लॉजिकली नहीं, फिजिकली भी मल्टीटास्किंग प्रोसेसर हो गए, ठीक है ना। फिर अब जब आगे आई आई सीरीज, जब आई सीरीज आई जेन 1, तो i3 i4 i5 पहले ये आई, ठीक है। तो इसमें कैचे मेमोरी बहुत ज़्यादा थी, 1 MB से ऊपर की आने लग गई थी, है ना। फिर इसके ऊपर आने लग गई 5 10 10 20 20 MB की आने लग गई कैचे मेमोरी। मेन केट प्रोसेसर में एनएम कैचे मेमोरी और बफर मेमोरी का होता है, ठीक है ना। तो एच के बाद आना जब शुरू हुए सायरेक्स, ऐसा नहीं, फिर डुअल कोर, कोर 2 आया पहले S2 के बाद। डुअल कोर में क्या था, 4 प्रोसेसर के बराबर स्पीड मिलती थी, है ना। कोर 2 में क्या था, कोर 2 डियो में 8 प्रोसेसर के बराबर स्पीड मिलती थी। परंतु जब फिर उसके बाद जब i3 i5 i7 आए, कोई जनरेशन नहीं आई थी, केवल i3 i5 i7 आए और i9 आया, है ना। तो ये इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी थी, इनकी बफरिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी, एआई से इनबिल्ट थे, अच्छे थे। फिर इसमें जनरेशन आना शुरू हो गई, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। तो अब जनरेशन में डिफरेंस क्या था, जनरेशन में डिफरेंस ये था कि अभी तक हम लोग लॉजिकली केवल ये काम करते थे ना, कि एक चीज़ 8 चीज़ें खोल लेते थे कंप्यूटर में एक साथ, है ना। पर प्रोसेसर एक ही रहता था। हाइपर थ्रेडिंग में 2 हो जाते थे बहुत ज़्यादा, है ना। पर i3 जेन 1 में क्या हुआ कि आपका प्रोसेसर भी, जैसा आप i3 लेते थे, तो आपका प्रोसेसर भी 3, जैसे आपने 3 कोर लिया, 4 कोर, है ना, तो 8 कोर EI हो गया, 8 कोर आपके हो गए ई कोर हो गए, और 8 कोर पी कोर हो गए, 8 ई कोर हो गए और 8 4 ई कोर हो गए, 4 पी कोर, 8 कोर हो गए, ठीक है ना। तो मतलब एक तरीके से आपका 8 प्रोसेसर के बराबर स्पीड आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब लॉजिकली नहीं, फिजिकली भी आपका एक प्रोसेसर कितने प्रोसेसर के बराबर काम करने लगा, दो नहीं, 8 के बराबर। अच्छा, i3 में 4 ई और 4 पी पी के, है ना, तो 8 के बराबर कम करने लग गया। अब आपने जब इसके बाद जब आप आगे बढ़े, ठीक है ना, जब मतलब बहुत आगे जनरेशन में बढ़ गया, 10 जनरेशन में और 9 जनरेशन में आ गए, है ना, 10 जनरेशन में आ गया, तो उसमें क्या हुआ, उन लोग इंटेल ने क्या कर दिया कि जो कैचे मेमोरी थी वो बढ़ा दी, NM 14 NM में ले आए, ठीक है ना, 14 NM में ले आए, ठीक है। बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर की गिनती और ज़्यादा हो गई, स्पीड और तेज हो गई, ठीक है ना। और सबसे अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी की, तो 14 जो जेन चल रही है ना, तो 14 जेन 1700 सॉकेट में है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जैसे आपने i5 लिया, ठीक है ना, तो i5 लिया तो लगभग आपको 10 HP टेक्नोलॉजी के, पुराने HP टेक्नोलॉजी के, हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर के बराबर स्पीड देगा। एक प्रोसेसर, आज का i5 प्रोसेसर एक जो आप खरीदते हो, वो पहले के 10 प्रोसेसर के बराबर काम करता था, कर सकता है ना। मतलब हर, जैसे आपने 4 काम कर रहे हो आज की डेट में आप, तो प्रोसेसर आपका क्या करता है, हर एक काम के लिए अपना एक कोर असाइंड कर देता है। मान लीजिए 16 कोर का है ना,
तो आप 16 कोर असाइन कर देगा हर कोर के लिए। आप 16 पर इकट्ठे तो नहीं करोगे, नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजें करोगे एक साथ, दो पाँच चार। चार 5-6 कर लोगे, है ना। तो हर एक चीज को अपना एक स्ट्रक्चर दे देगा, है ना। तो हर एक चीज के लिए एक प्रोसेसर जब अलग हो जाएगा, है ना, तो स्पीड आपकी ज्यादा रहे, कम हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी, स्पीड आपकी ज्यादा नहीं हो जाएगी जब हर चीज के लिए अलग प्रोसेसर मिल गया। जैसे घर में समझ लीजिए आप लोग 4 मेंबर थे, तो एक मेंबर घर की सफाई में लग गया, एक लग गया खाना बनाने में लग गया, और एक लग गया उसमें घर को सजाने में लग गया, और एक मेंबर लग गया वेस्टेज को धुलने में लग गया आपको। ठीक है, 4 मेंबर थे। और अगर केवल पहले एक ही मेंबर था, उसके ऊपर काम, उसी को सारे काम करने पड़ते थे, तो टाइम ज्यादा लगता टाइम था। ज्यादा लगता था। ठीक है ना। तो एचटी में थोड़ा कम किया हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, तो हाइपर थ्रेडिंग ने आगे जब मल्टीटास्किंग को और आगे बढ़ाया, तो अब हर काम के लिए हर कोर मौजूद है, हर बंदा मौजूद है। ठीक है ना, एक तरीके से आप ये स्पीड समझ ज्यादा बढ़ लें। गई। तो हर काम के लिए स्पीड आपको अलग से मिलती है, अलग से प्रोसेसर असाइंड हो जाता है। ठीक है, अपना अलग कोर असाइंड कर देती है, तो आपकी स्पीड आपको तेज मिल जाती है। जैसे EI कोर है तो आपको हमेशा स्पीड तेज ज्यादा मिल मिलेगी। जाएगी। ठीक है ना। E और P कोर है अगर आपकी, है ना, तो आपको स्पीड हमेशा ज़्यादा मिलती रहेगी। अब आप समझ गए होंगे सारा प्रोसेसर्स के बारे में। हाँ, जैसे अच्छा, आपने बताया पहले था कि एक चीज़ और थी, पहले पिन वाले प्रोसेसर्स आते थे। उस पहले पिन होती थी प्रोसेसरों में, अब पिनलेस प्रोसेसर्स आते हैं जिनमें पिन नहीं होती। पहले क्या होता था, पिन होती थी प्रोसेसर्स में, है ना, लगी होती थी। अब वही पिन मदरबोर्ड में लगी होती हैं, प्रोसेसर पिनलेस कर दिया। ठीक है, मदरबोर्ड में पिन होती है, तो मदरबोर्ड की अगर वो पिन अगर जरा सी भी अगर हल्की सी भी हिल गई या टूट गई, है ना, तो वो 2-3 पिन इकट्ठे फिर टूट जाती हैं, और वो फिर मदरबोर्ड खराब हो जाता है और प्रोसेसर भी खराब हो जाता है। तो मदरबोर्ड प्रोसेसर को तो अच्छा कर दिया, पिनलेस कर दिया, है ना। जो 1700 सॉकेट है वो भी पिनलेस कर दिया है, तो उसमें टेढ़ी होने का झंझट नहीं है इतना ज़्यादा। पर थोड़ा सा उसमें भी है, पर संभाल के लगाना होता है प्रोसेसर। और उसको संभाल लगाने के देखने के लिए आप मेरा भी एक पिछला एपिसोड है, तो आप उसमें देख सकते हैं कैसे लगाया जाता है, कैसे आपको लगाना होता है, तो आप उसमें समझ सकते हो। जैसे आपने बताया था कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या है? कैचे मेमोरी मैम देखिए, वो मेमोरी है जो आपकी क्या कहते हैं, आप काम करते हो, जो आपके काम को रैम से लेके प्रोसेसर से रैम तक आपको हार्ड डिस्क से डेटा निकालने के लिए काम करती है। इसको बोलते हैं कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी जितने ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा वो होगी, स्पीड आपकी होगी। अब आप बिट और बाइट। बिट और अब बाइट बाइट भी आपको था ना बताई, प्रोसेसर बिट और बाइट आपको बता ही चुके हैं, है ना, कि जो स्पीड होती है इंटरनेट की, है ना, और जो हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है, वो बाइट्स में होती है, मेगाबाइट, है ना। और एक जब 8 बिट होंगे तब एक बाइट बनता है। ठीक है ना। तो 1 GBps का मतलब ये नहीं है कि आपका 1 GB डेटा 1 सेकंड में डाउनलोड होगा। 1 सेकंड में नहीं डाउनलोड होगा, 8 सेकंड में डाउनलोड होगा। जब 1 GBps की स्पीड होगी, 1 GB की फाइल डाउनलोड करोगे तो 8 सेकंड में डाउनलोड होगी। अब चलिए मदरबोर्ड के बारे में बताइए, मदरबोर्ड क्या होता है? इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है कि मदरबोर्ड हमको अच्छा लेना चाहिए या फिर काम चलाऊ लेना चाहिए? देखिए, मदरबोर्ड जिस पे सब कुछ डिपेंड है, ठीक है ना। मदरबोर्ड अगर अच्छा नहीं होगा तो पीछे आपको पोर्ट्स नहीं मिलेंगे, टाइप सी पोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, USB 3.0 के पोर्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको स्पीड नहीं मिलेगी, कोई भी एक्सटर्नल आप चीज़ लगाओगे, ठीक है ना। HDMI पोर्ट नहीं होगा तो ग्राफिक्स अच्छी आपको नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमको अच्छा मदरबोर्ड ऐसा चूज करना चाहिए जिसमें कम से कम आने वाली जनरेशन का, जो आगे की जनरेशन है उसका प्रोसेसर लग सके, और हमारे जितने पोर्ट मतलब जितनी चीज़ें लगानी हैं हमको, है ना, उतने पोर्ट हमारे कम से कम हों, है ना। जैसे लाइक दैट अब USB 3.0 चल रहा है, 3.0 तो होना कंपलसरी है। ठीक है, 3.2 होना ज़रूरी है USB A में, जिसकी 10 Gbps स्पीड होती है। ठीक है ना।
ब्लू वाले की 5 Gbps स्पीड होती है ना। एक कत्थई कलर का आता है हल्का सा ब्राउनिश टाइप का, तो उसको उसकी स्पीड 10 Gbps रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप सी में आ जाते हैं, है ना, तो 20 Gbps का भी आता है, फिर 40 Gbps का भी आता है, फिर उसके बाद थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, ठीक है। थंडरबोल्ट अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें 80 से 120 Gbps स्पीड कर सकते हैं, पर थंडरबोल्ट तो गेमिंग के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, एक्सटर्नल गेमिंग ड्राइव के लिए, है ना। एक्सबॉक्स अगर लगाना है कंप्यूटर में तो थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी कम से कम मदरबोर्ड आपका कुछ नहीं सपोर्ट तो करना ही चाहिए। वोल्ट ना हो थंडरबोल्ट पोर्ट भले ना हो, पर सपोर्ट तो करना ही चाहिए। मतलब अंदर सीटिंग तो कार्ड लग जाए अलग से, अगर लगाना चाहें इन केस फ्यूचर में थंडरबोल्ट हम लगाना चाहें, आज से 5 साल बाद अपग्रेड करना चाहें थंडरबोल्ट कोई चीज़ हमने ली तो लगेगी ही नहीं, ऐसे तो, है ना, तो नहीं लगेगी। अब अगर आपके इसमें टाइप सी पोर्ट नहीं है तो आप टाइप सी चीज़ नहीं लगा सकते हो, तो कोई मोबाइल आपके इससे कनेक्ट नहीं होगा, तो आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कन्वर्टर लेके आप काम तो कर लोगे, पर आपको स्पीड नहीं मिलेगी, स्पीड नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड तो आपकी पोर्ट में अगर होगी तो तभी तो स्पीड मिलेगी, ठीक है ना। अब केवल आपके 3.0 ज़्यादातर अभी भी क्या है, जो रिफर्बिश्ड पीसी आ रहे हैं उसमें USB 2.0 ही पोर्ट होता है, अंदर ब्लैक कलर का ही होता है। एक जो अंदर आप देखेंगे USB के अंदर कोई अगर चीज़ हो USB की, तो मैं अगर आपको दिखाता, है ना, अगर आप समझते, देखिए जैसे ये दिखा रहा हूँ, एक ये देखिए, ये मैं और कैमरे में आपको ये देखिए, ये ये अंदर ब्लू दिख रहा है आपको, तो USB 3.0 है। आपको भी दिख रहा होगा मैम, है ना। तो ये USB 3.0 है, ठीक है ना। अब या इसको आप 3.2 भी कह सकते हो, ठीक है ना, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। और ये 5 Gbps तक की स्पीड देती है, ठीक है। अब एक इससे ज़्यादा ब्राउनिश टाइप का पोर्ट आता है, वो आपको देता है 10 Gbps तक की USB A में, मतलब चौड़े वाले हिस्से में, जिसकी हम बात करें इसी वाले इतने मोटे में, ठीक है ना, 10 Gbps तक की स्पीड देता है। एक टाइप सी जैसे आप लोग मोबाइल में चार्जर लगे रहते हैं, ठीक है ना, 20 Gbps तक का, तो कम से कम मदरबोर्ड में हमारे ज़्यादा नहीं तो एक टाइप सी हो, है ना, USB 3.0 के पोर्ट हो, और एक दो तो USB 3.2 हो ए टेक्नोलॉजी में। मतलब क्यों कि हम 10 Gbps की कोई ड्राइव लगाना चाहें, डेटा ट्रांसफ़र तेज करना चाहें, तो इस डेटा ट्रांसफ़र तेज हो सके। अगर हम कहें 3 मिनिमम भी ले रहे हैं तो 3 पॉइंट, चलिए वो ना हो, USB 3.2 ना भी हो, तो USB 3.0 तो हो ही हो, है ना, 3.2 Gen 1 तो हो ही हो कम से कम मदरबोर्ड में। और अगर एक आप अच्छा मशीन बिल्डअप करना चाहते हो तो मदरबोर्ड कम से कम आप ये समझ लीजिए, है ना, कि अगर जो 6 से 7 हज़ार में आता है मदरबोर्ड, उसमें आपको बहुत ज़्यादा तो 2 USB 3.0 के पोर्ट मिलते हैं बस, है ना। और आपको 17 से 18 हज़ार में अच्छा बोर्ड आ जाता है, ठीक है। तो उतने का तो आपको लगाना ही चाहिए, है ना। बाकी अगर आपको हैवी मशीन बनानी तो 30, 40, 65 तक के हज़ार तक के बोर्ड जो आते हैं, उसमें आपको टाइप सी भी मिल जाएगा, 40 Gbps तक की भी स्पीड मिल जाएगी, ट्रांसफ़र रेट मिल जाएगा, ठीक है। सारी तरीके के कनेक्शन लग जाएंगे आपके, है ना, ब्लूटूथ भी होगा, वाईफाई भी होगा इनबिल्ड, अलग से आपको नहीं लगाना है कुछ भी, तार के थ्रू लेना। जैसे लैपटॉप में वाईफाई होता है इनबिल्ड, वैसे ही इनबिल्ड वाईफाई भी होगा कंप्यूटर में आपके, है ना। ब्लूटूथ भी इनबिल्ड होगा, अलग से आपको कोई डोंगल नहीं लगाना है। तो ये चीज़ें अच्छा ही रहती हैं, है ना। और सॉकेट, जैसे अगर हम सॉकेट की बात कर लेते हैं, है ना, तो जो जितना एडवांस सॉकेट आता जाएगा, जैसे 1700 सॉकेट है ना, तो ये आपकी जनरेशन को 12 जनरेशन को भी सपोर्ट करता है, 13 जनरेशन को भी सपोर्ट करता है, और 14 जनरेशन को भी सपोर्ट करता है। मान लीजिए आज आपने 14 जनरेशन i5 लगा रखा है, कल की डेट में आपका काम बढ़ जाता है जिसमें आपको लगता है कि लैग हो रहा है सिस्टम, तो आपने तुरंत क्या किया, उसी बोर्ड में, है ना, वो जब बोर्ड वही रहा, आपने i9 लेके या i7 लेके लगा दिया, या आपने और तेज आपको लगा कि नहीं अभी स्पीड नहीं बढ़ी और 10 साल बाद लगा आपको और स्पीड तेज होनी चाहिए, तो आपने i9 ले लिया,
i9 तो है पहले ना। ही लगाया था। i9 नहीं, पहले i7 लगाया था हमने, है ना, i7 लगाया था, ठीक है। फिर i9 लगाया। फिर i9 लगा दिया, है ना। फिर i9, फिर हमें लगा और स्पीड कम है तो i9 अनलॉक्ड लगा दिया। अनलॉक का मतलब कि 4.25 गीगाहर्ट्ज तक स्पीड हो गई, है ना। तो उसकी स्पीड बहुत ही तेज हो जाएगी। वो प्रोसेसर केवल प्रोसेसर प्रेजेंट जनरेशन में 13 जनरेशन का कम से कम ऐसे ही होगा 60,000 के आसपास, होना चाहिए। 60,000 के आसपास प्रोसेसर होना चाहिए। तो वो तो बहुत हाईटेक मशीन हो गई। पर आप प्रेजेंट टाइम में अगर लेने चाहते हैं तो 11 जनरेशन आपके लिए मिनिमम 11 जनरेशन सही रहेगी, है ना। 11 जनरेशन 10 जनरेशन ही आपके लिए सही है ना। इससे ज़्यादा क्या कहते हैं, इससे नीचे बिल्कुल भी मत जाइए, ठीक है। और अब क्योंकि उसके सॉकेट में आपके सॉकेट में अंतर है, तो आपके सॉकेट ज़्यादा अच्छे हैं। अब आप क्या पूछना चाहते हो, पूछ लो मैम। मदरबोर्ड बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, उनको इग्नोर कर देते हैं कि मदरबोर्ड है क्या, मदरबोर्ड ठीक है चल अच्छा, रहा है। जो लोग हाँ यही आपको बताया ना, जो मैंने बताया कि लोग मदरबोर्ड जानते ही नहीं। जैसे कंप्यूटर में क्या किया, उसने मदरबोर्ड उसने डुप्लीकेट डाल दिया, ठीक है। पहले क्या था कि इंटेल के मदरबोर्ड, स्वयं इंटेल भी मदरबोर्ड बनाता था, तो उसको बोलते थे इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड, ठीक है। और चिपसेट भी आते थे, इसमें इंटेल की चिप लगी होती थी, एक ग्राफिक उसकी चिप होती है ना। इंटेल चिपसेट पे भी आते थे जो उसकी प्रोसेसर को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो इंटेल ओरिजिनल आते थे, इंटेल चिपसेट ऐसे आते थे, गीगाबाइट, आसूस, है ना, एमएसआई, है ना, ऐसे आया करते थे। पर अभी इंटेल ने मदरबोर्ड बनाना बंद कर दिया। तो अब गीगाबाइट, आसूस, एमएसआई ऐसे आते हैं। इनमें से वैसे आसूस सबसे ऊपर है, पर अब आज की डेट में देखते तो किसी की कंपनी के लिए हम अभी कुछ रिकमेंड ऐसे नहीं करेंगे, पर सबसे अच्छा मदरबोर्ड एमएसआई में अवेलेबल है ना। तो मतलब आज महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता अवेलेबल है। एमएसआई का ज़्यादा अच्छा है। आसूस सर्विस भी आसूस की ज़्यादा अच्छी लगी, एमएसआई की MSI ज़्यादा अच्छी बजाय आसूस के। ये कुछ मैं कोई किसी कंपनी के लिए ऐड नहीं कर रहे हैं, ऐड कोई नहीं कर ऐड है जो रहे हम हैं। यूज कर रहे हैं उसके बारे में जो बस हमने बता रहे यूज़ हैं। किया देखा, हम उसके बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये कोई इस पे वो नहीं है डिस्क्लेमर, ठीक है। तो अब बस आप हो पूछिए गया, क्या पूछना चाहते हो। बस अब आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो अगर आप बस आज के लिए इतना जानना अगले चाहते हो, एपिसोड है ना, यही चीज़ सेम रैम में होती है, ठीक है ना। रैम लोग ये नहीं जानते हैं, मदरबोर्ड तो जानते ही नहीं हैं। तो मदरबोर्ड तो प्रोसेसर के पीछे पड़ जाते हैं। अब आप मदरबोर्ड को एक बार इग्नोर कर मदरबोर्ड को देते हैं। इग्नोर कर दे। अब आप सुन लो, एक तरीके से हमने क्या किया, मर्सडीज गाड़ी का इंजन उठाया और डिजायर में रख दिया, तो क्या होगा आपकी गाड़ी का हाल, चलेगी ही नहीं। ठीक है। आपने मर्सिडीज का बहुत तेज इंजन था, आपने सुपर फास्ट गाड़ी का आपने मारुति 800 में रख दिया, है ना, तो क्या होगा, गाड़ी गाड़ी चलेगी ही नहीं। गाड़ी जैसे चलेगी वैसे ही भट्ट हो जाएगी, बोल जाएगी, ठीक है। तो सेम क्या है कि मदरबोर्ड अच्छा होना चाहिए हमारा, ताकि सारे पोर्ट हमारे हों। सारे पोर्ट अगर होंगे, है ना, तभी हम काम कर पाएंगे, नहीं तो हमारा तो सपोर्ट करता हो आगे की टेक्नोलॉजी को, ठीक है ना। और रैम भी हमारी इसमें अपग्रेड कर सकें, ताकि, क्योंकि हर चीज़ लगती किसमें है, मदरबोर्ड में मदरबोर्ड अल्टीमेटली। तो मदरबोर्ड सबसे ज़रूरी चीज़ बेस्ट पार्ट मदरबोर्ड है, है। मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मदरबोर्ड कंप्यूटर का। हाँ, क्योंकि हर चीज़ लगती मदरबोर्ड में ही है जाके, कोई भी चीज़ हो, है ना, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, कनेक्ट मदरबोर्ड से ही होती है जाके आपको, ठीक है। तो इसलिए मदरबोर्ड होना आपका अच्छा, बहुत ज़रूरी है ना। फिर ये तो सेकंड प्रियोरिटी, आप एक बार प्रोसेसर सस्ता लगवा लोगे चल जाएगा, क्योंकि जब पैसे आएंगे तब उसको अपग्रेड कर लोगे आप, चल जाएगा। पर मदरबोर्ड अगर आपने घटिया एक बार लगवा लिया तो फिर आप प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहोगे तो पहले नहीं आपको हो पाएगा। मदरबोर्ड रिप्लेस करो, ठीक है। लोग लोकल मदरबोर्ड ले लेते, पूरी स्पीड भी नहीं मिलती है ना। जेब्रॉनिक्स वगैरह के लिए, अब किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं किसी कंपनी की, है ना, पर एक ये मतलब आपको लीगल मतलब बात बताई, है ना। अब आपको DDR3, DDR4, DDR5 रैम में लोगों को नहीं पता होता है। अब DDR5 जैसे सबसे अच्छा है, तो बहुत तेज़ स्पीड है
है ना। तो DDR4 भी अभी सही है, DDR4 में ऐसा कुछ नहीं है कि DDR4 की स्पीड बहुत ख़राब है ना। तो DDR4 तक का भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सही है ना। DDR5 की उससे भी तेज़ स्पीड है, 533 मेगाहर्ट्ज़ में है। पर अगर DDR4 की अच्छी अगर आप मदरबोर्ड लोगे तो ओवरक्लॉकिंग स्पीड 533 गीगाहर्ट्ज़ तक की मिल जाएगी, मेगाहर्ट्ज़ तक की मिल जाएगी, 533 मेगाहर्ट्ज़ तक की आपको स्पीड मिल जाएगी ओवरक्लॉकिंग स्पीड। तो आप सबको आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, है ना। वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए, है ना। आप भले सब्सक्राइब करिए, करते हैं तो क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियोस बनाने का, है ना। लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन मिलता है, तो बनाने का मन करता है। फिर नहीं तो ऐसा लगता है कोई वीडियो देख ही नहीं रहा है तो हम क्यों वीडियो बना रहे हैं फर्जी में, है ना। इसलिए, है ना, नॉलेज नहीं चाहिए होता, नॉलेज नॉलेज चाहिए बढ़ा ही नहीं जाता किसी है को यूट्यूब लगता है। पे। तो लगता है जैसे सबको किसी को नॉलेज चाहिए ही नहीं दुनिया में, है ना। फैक्ट किसी को दुनिया नॉलेज चाहती ही नहीं है ना। यूट्यूब से बीच से फिर गायब हो जाता है, नहीं दिखाई देता। तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं नॉलेज स्पेस टू किचन टू स्पेस बाय आशुतोष शर्मा, आपको सारे वीडियोस आ जाएंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वीडियोस। किचन टू स्पेस चैनल का नाम है, बाय आशुतोष शर्मा। ओके, थैंक यू।